Hello friends, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. ना आज का जो वीडियो है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, जिसमें ऑलरेडी दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोस को ऑब्जर्व करिए। और आज के वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में इनका कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कौन सी मैकेनिज्म लगती है, कौन कौन सी मेथड है, इनका डिटेल इलस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले अब जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं तो किसी भी बच्चे को ये तो आइडिया होना चाहिए कि हम सबसे पहले हम हैलाइड्स को, वो एल्किल हैलाइड अभी हम लेके चल रहे हैं और एरोमेटिक हैलाइड को अलग से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कि एल्किल हैलाइड की वो आइडेंटिटी तो कर सके, पहचान कर सके, तो जो हमारा सिलेबस है, जो क्लासीफाइड है नीट के लिए, जेई के लिए, 12th के लिए, उसमें हैलाइड को किस कैटेगरी में बांटते हैं। तो हमको सबसे पहले जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है और उसमें कहा गया है कि भाई आप हैलाइड पढ़िए, और हैलाइड को हम जब पढ़ाई करते हैं तो चार तरह के हैलाइड पढ़ते हैं। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, दीज आर मोनोहैलाइड जिसमें एक हेलोजन हो, डाइहैलाइड दो हेलोजन हो, ट्राइहैलाइड तीन हेलोजन हो, और टेट्राहैलाइड है चार हेलोजन हो। अब इनके थाउजेंड एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये है कि आपको जो सिलेबस में दिया है आप उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि जो हमको मोनो हैलाइड दिया है कोर्स में, डाइहैलाइड पढ़ना है, ट्राइहैलाइड पढ़ना है और टेट्राहैलाइड पढ़ना है। ये हेलो एल्केन। मोनोहैलाइड जब हम पढ़ते बच्चे तो इसको हम तीन क्लास में बांटते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री यानी प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री सेकेंडरी हैलाइड और 3 डिग्री यानी टर्सरी हैलाइड। अब आप डिग्री ऑफ कार्बन और रेडिकल, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है, उसकी स्टडी कर चुके हैं, तो आपके लिए इजी होगा पहचानना कि ऐसा कोई भी हैलाइड जिसका स्ट्रक्चर ये हो CH2X। CH2X होगा तो उसमें 1 डिग्री कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्ट अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी हैलाइड है। एग्जाम्पल अभी डिटेल देखेंगे। अगर कोई हैलोजन इस तरह से अरेंजमेंट दिखाता है CHX, दो बैलेंसिंग, 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट अटैच है, तो उसको आप बोलोगे कि ये सेकेंडरी हैलाइड है। इसी तरह से अगर कोई हैलोजन इस तरह का अरेंजमेंट दिखाता है तो इसको आप बोलोगे कि ये 3 डिग्री टर्सरी हैलाइड है। तो मोनोहैलाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये हैलाइड क्लासिफाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास CH3, CH2, Cl है, तो आप पूरा आप देखोगे और बोलोगे यार ये तो 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी एथिल क्लोराइड है, ये प्राइमरी हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है। अगर मैंने लिख दिया कि बच्चे ऐसा लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो ऑलरेडी 2 डिग्री है, यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री ब्रोमाइड है, नाम तो आप जानते हो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, और ये सेकेंडरी है। तो ये बहुत जरूरी है पहचानना, क्योंकि मैकेनिज्म आपको तभी बनेगी जब आप डिग्री ऑफ हैलाइड पहचानोगे। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ CH3, 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 Cl, अब आप बोलोगे ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 डिग्री है, इसका मतलब कि ये एक टर्सरी हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है। नाम आप समझते हो, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम है। बाकी IUPAC रिकमेंडेशन आप जानते हो कि IUPAC में 1, 2, 3 है, तो 2 मैथाइल 2 क्लोरो 2 मैथाइल प्रोपेन IUPAC नाम होगा। तो ये जनरल प्रैक्टिस है, ये आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी हैलाइड को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, रिंग में हो, स्ट्रेट चेन में हो, ब्रांच में हो, देख के पहचान पाओ कि ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि जब आप कैटेगरी पहचानोगे तभी तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रोसीड करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाओगे। क्लियर? तो हैलाइड जो मोनोहैलाइड है उनके थाउजेंड एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हमको पढ़ना है, लेकिन बस हम ये देख के पहचान जाते हैं कि कौन सा हैलाइड किस कैटेगरी में आता है। बच्चे जब हम डाइहैलाइड की बात करते हैं तो हमारा सिलेबस जो है वो 2 कैटेगरी में है। एक को कहते हैं विस डाइहैलाइड
और एक कहलाता है जैम डाइहैलाइड। विस एंड जैम ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। विस का मतलब होता है विसिनल शब्द से लिया है। विसिनल का मतलब होता है कि भाई जब नेबर ऐसे हेलोजन ऐसे डाइहैलाइड जिसमें दोनों हेलोजन अगल बगल लगे हों, नेबरिंग कार्बन पे लगे हों, तब उस कैटेगरी को आप बोलोगे कि ये विस डाइहैलाइड है। जैसे कि हमारा सिलेबस जो है वो है CH2Cl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो इथेन यानी ये विस डाइहैलाइड है। अब 1,2 यानी जस्ट एडजेसेंट अगल बगल कार्बन पे ही होना चाहिए तो विस कैटेगरी में आएगा। अब ये नहीं कि आप प्रोपेन है और 1,3 प्रोपेन बोलो विस कैटेगरी में है, तो नहीं, जस्ट अगल बगल अगर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ऐसी कैटेगरी को आप विस डाइहैलाइड बोलोगे। और यहाँ पर हमारे को जो पढ़ने को सिलेबस में रखा गया है वो 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। ये कॉमन नाम है, इसको मिथाइलिन क्लोराइड पढ़ते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। जैम में जो शब्द है वो जेमिनल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर। यानी अगर दो हेलोजन, अब यहाँ हेलोजन बस नहीं, जैम अल्कोहल, जैम डाई ईथर, जैम डाइहैलाइड, एनीथिंग जैम। जैम का मतलब एक ही जगह पर जमे हों, एक ही जगह पर लगे हों, एट सेम प्लेस, तो वहाँ पर जैम शब्द आएगा। तो आप बोलोगे कि हमारा जो कोर्स है वो ये है, ये क्या है, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये हमारा सिलेबस है पढ़ने के लिए। और इसको कॉमन नाम हम पढ़ते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। यानी आगे चल के हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं डाइहैलाइड में वो हमको पढ़नी चाहिए, विस डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड में आपका कोर्स है 1,2 डाइक्लोरोइथेन इथाइलिन क्लोराइड, और जैम डाइहैलाइड में 1,1 डाइक्लोरोइथेन या इथाइलिडीन क्लोराइड। ये आपका सिलेबस है। जो भी रिएक्शंस होंगी वो इन्हीं पे आधार पे होंगी। बाकी विस और जैम एक ब्रॉड टर्म है जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और हर जगह उस चीज़ को सीख सकते हैं। कि सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ विस डाई ईथर, जैम डाई ईथर, तो आप पहचान पाओगे कि हाँ ये कैटेगरी इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। क्लियर? अब आप जब विस और जैम डाइहैलाइड को सीख लेते हैं तो बात आती है ट्राइहैलाइड में कोर्स क्या है। तो ट्राइहैलाइड में बेटा आपको जो पढ़ना है वो CHCl3 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये तो बहुत सरल है, IUPAC नाम तो कोई भी बच्चा लिख लेगा। जिसको हम लोग पढ़ते क्या है, बोले इसको पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। तो जितनी भी रिएक्शंस आपको ट्राइहैलाइड में आएंगी वो होंगी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, और क्लोरोफॉर्म से ही आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे। सिमिलरली अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनता है तो आपको ये कॉपी पेस्ट है CHI3 1,1,1 ट्राइआइडो मीथेन। स्वाभाविक है अगर वो क्लोरोफॉर्म है तो इसको हम पढ़ते हैं आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म ये दो कंपाउंड से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन और आइडोफॉर्म इज 1,1,1 ट्राइआइडोमीथेन। ये दो ट्राइहैलाइड आपको बनने चाहिए। जब आप ये ट्राइहैलाइड सीखते हो तो इसी में एक कंपाउंड होता है इन्हीं से को रिलेटेड, यानी अगर मेरे को क्लोरोफॉर्म बनता है तो एक कंपाउंड और है जो बनना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर आइडोफॉर्म बनता है तो एक और कंपाउंड बनना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बेटा कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिखा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को मैं माइनस कर दूँ और यहाँ पर एक कार्बन का ग्रुप जोड़ दूँ एल्डिहाइड। जब ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा CCl3 और एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है CHO। यानी क्लोरोफॉर्म में से अगर मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देता हूँ तो एक नया कंपाउंड ओरिजिन होता है। स्वाभाविक है ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो 1, 2। अब आप इसको बोलोगे ये 2,2,2 ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड है तो IUPAC हो जाएगा इथेनल। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल। वो क्लोरोफॉर्म से बना है, क्लोरोफॉर्म से बना है और इसको हम बच्चे कहते हैं क्लोरल। क्लोरल यानी मुझे अगर क्लोरोफॉर्म बनेगा तो क्लोरल तुरंत इंस्टेंटेनियसली दिमाग में आना चाहिए
कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 है और क्लोरोफॉर्म में से मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐड कर देता हूँ तो मुझे एक नया कंपाउंड मिलता है जिसका फार्मूला CCl3CHO होता है और इसको मैं पढ़ूंगा क्या, क्लोरल। सिमिलरली अगर आपको क्लोरल बनता है तो आप आयोडल लिख सकते हो। कैसे? आप जो आयोडो फॉर्म है CHI3 उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देने के बाद उसमें आप जोड़ दो एक एल्डिहाइड ग्रुप, तो हो जाएगा CHI3 की जगह CI3CHO, जैसे ये है, कॉपी पेस्ट करना है। CI3CHO यानी 222 ट्राई आयोडो एथेनल। इसको आप क्या पढ़ोगे, क्लोरल की जगह आयोडल। तो बेटा आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर क्लोरल फॉर्म बनता है तो क्लोरल मेरे दिमाग में कंटिन्यूस सीरीज में आएगा और आयोडो फॉर्म बनता है तो आयोडल भी मेरे सीरीज में दिमाग में आएगा ही आएगा। तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरल, आयोडल, ये क्लियर रहना चाहिए। क्लियर? टेट्राहेलाइड में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया है और कोर्स में है CCl4 1111 टेट्राक्लोरो इथेन। ये टेट्राक्लोरो इथेन, ये हेलो एल्केन्स में, अब इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। 1111 टेट्राक्लोरो इथेन, या कॉमन नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस चीज को कमर्शियली हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं पायरीन। तो CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड 1111 tetrachloroethane, commercially known as pyrene and is used as fire extinguisher। आग बुझाने के लिए इसका यूज होता है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मैं हेलो एल्केन पढ़ना चाहता हूँ तो हेलो एल्केन को पहले मैं पहचानूंगा। तो मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड 4 कैटेगरी है। मोनोहेलाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये पहचानना है कि भाई जो CH2X है वो 1 डिग्री है, CHX 2 डिग्री है और CX 3 डिग्री कार्बन के साथ 3 डिग्री है। डाईहेलाइड में आपका कोर्स जैम डाईहेलाइड एंड बेस डाईहेलाइड है। जैम डाईहेलाइड का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच्ड हो तो वो जैम कैटेगरी होगा, और अगर अलग अलग कार्बन पे हों तो वो बेस कैटेगरी होगा। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपका कोर्स जो रिकमेंडेड है वो है विस डाईहेलाइड। और जैम डाईहेलाइड में विस डाईहेलाइड अगर पढ़ें तो 1,2 डाईक्लोरोइथेन यानी एथाइलिन क्लोराइड, और जैम में एथाइलिडीन क्लोराइड यानी 1,1 डाईक्लोरोइथेन। ट्राईहेलाइड में आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ना है और आयोडोफॉर्म पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म बनता है तो क्लोरल बनना चाहिए, आयोडोफॉर्म बनता है तो आयोडल बनना चाहिए। एंड सिमिलरली फाइनल आप CCl4 टेट्राहेलाइड की बात करते हैं, कार्बन टेट्राहेलाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन या 1111 टेट्राक्लोरोइथेन, ये आपका हेलो एल्केन का कोर्स है। अब एरोमेटिक में है जब पढ़ते हैं हेलो एरीन्स कौन से हैं तो उसको मैं बाद में बात करूं, पहले आप हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई हेलो एल्केन में हमको ये पढ़ना है और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे आगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब हमको ये तो मालूम हो गया कि हमको कौन कौन से हैलाइड को लेना है, यूज करना है। कॉमन नाम रेडिकल से याद होंगे तो कॉमन नाम आपको बनेंगे, अगर रेडिकल्स नहीं याद है तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है? अब इनका प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशन में बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत है। आप ऐसा समझ लो कि 11th में जितना आपने कुल पढ़ा उतना अकेले हैलाइड कवर कर लेगा और बहुत सारी मैकेनिज्म के साथ कवर करेगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि करके इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन में कौन सी मैकेनिज्म होती है, क्या ट्रिक होती है। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि एक्सपीरियंस का बड़ा रोल होता है। अब मैं 1998 से पढ़ा रहा हूँ, यानी 22 साल हो गए मेरे को। अब 22 साल में इतने बैचेस पढ़ाने के बाद होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा रिफाइन होता जाता है, तो उसको ट्रिक्स का अंदाज़ा होता जाता है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा क्लिक करना है, कौन सी चीज़ को छोड़ना है, ये एक्सपीरियंस आता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को बनाने की कौन कौन सी मेथड है और उनको कैसे अप्लाई करना है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड में सबसे पहली मेथड है बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में सुन के आपको कुछ बातें क्लियर होंगी कि हमको एल्केन लेना है
और एल्केन में हैलोजन को रिएक्ट कराना है। तो स्वाभाविक है, हैलोजन जब बात आएगी तो आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। तो हैलोजिनेशन की 4 कैटेगरी होंगी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन। क्लियर? तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन में मुझे क्लोरीन की रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को पहले ध्यान देना है कि जब एल्केन आता है तो एल्केन की जो रिएक्शंस होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन फॉलोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब ये तो तय है, फ्री रेडिकल आइडेंटिफाइड है कि न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज है, CH3 डॉट, C2H5 डॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि पहले मैंने बताया। अब डबल बॉन्ड तो है नहीं, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो आप समझते हो यहाँ पे एडिशन तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन follows the free radical substitution mechanism. Here, the chlorination of alkane follows the free radical substitution mechanism. तो जितनी भी हेलोजिनेशन होंगे उनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्लियर? जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म रिएक्शन करेगी कोई, तो आपके दिमाग में 2 बातें होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई रिएक्शन पूछा जाए और पूछा जाए कि सबसे जल्दी कौन रिएक्शन होगी, विच टेक प्लेस फास्टर देन अदर, कौन सबसे तेज हो रहा है। जब मुझे तेज पूछता है तो ये हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको ध्यान लगाना होगा कि मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो ज़्यादा बने। ज़्यादा बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो देर से भी बन सकता है। तो जब भी मेजर प्रोडक्ट पूछते हैं तो आप हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर पे ध्यान देंगे, और जब जनरल क्वेश्चन आएगा कि फास्टेस्ट रिएक्शन कौन है या कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ध्यान देंगे। तो मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथाइल, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अगर इसी का उल्टा कर दोगे तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर? दूसरा, आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी, वो कंडीशन याद करना पड़ेगा। याद करना क्या, आप पढ़ोगे तो बन जाएगा हेल्प आर, हेल्पर, हेल्प आर। यानी कोई भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन दी हुई है और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में एरो के ऊपर, यानी रिएक्टेंट के बाद जो एरो कंडीशन है, उस एरो के ऊपर हेल्प में से कोई भी एक कंडीशन मेंशन है, हेल्प, HELP, तो हमेशा इंटरमीडिएट R फॉर फ्री रेडिकल बनेगा। ये दिमाग में बैठा लो। कैसे? अगर एरो के ऊपर H फॉर हीट दिया हुआ है या डेल्टा बना हुआ है, टेम्परेचर मेंशन है, तो आप समझ जाओगे कि ये रिएक्शन में पक्का हो क्या रहा है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा और उस फ्री रेडिकल के आधार पे ही मैकेनिज्म होगी। और फिर फ्री रेडिकल बनेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ई का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रिक करंट मेंशन कर दिया गया हो तो समझ जाओ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी गारंटीड। एल फॉर लाइट, किसी भी तरह की लाइट लिखी हो, HU फोटॉन लिखा हो, फोटॉन वर्ड्स में लिखा हो, UV लाइट लिखा हो, IR लिखा हो, किसी भी तरह की लाइट सोर्स मेंशन किया गया हो तो आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या फिर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाने पे ही प्रोसीड होगी। बाकी और क्या बनेगा वो अलग बात है। और P का मतलब होता है एनी पर ऑक्साइड, यानी अगर एरो के ऊपर किसी भी तरह का परऑक्साइड मेंशन किया है, डायल्केन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनी टाइप ऑफ परऑक्साइड, तो आप समझ जाओ कि उस रिएक्शन में हमेशा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो फिर मैं रिएक्टिविटी पे कंसंट्रेट होऊंगा कि स्टेबिलिटी पे कंसंट्रेट होऊंगा, ये अलग बात है। तो आपके दिमाग में ये पिंच कर देना है कि यार अगर कोई रिएक्शन हेल्प कंडीशन पे दी हुई है
HELT उसमें कोई भी एक कंडीशन मेंशन है तो मैं हमेशा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाऊंगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो ऐसी बहुत रेयर रिएक्शन होती हैं जहाँ पे कंडीशन मेंशन ना हो। 98% से ज़्यादा रिएक्शन हमेशा कंडीशनल दी होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी क्लू दिया होता है जिसके आधार पर आप पहचानोगे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हेल्पर यानी किसी भी रिएक्शन में H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर एनी लाइट सोर्स, फोटॉन, H न्यू UV लाइट, इंफ्रारेड कुछ भी दिया है, या फिर P फॉर परऑक्साइड, एनी परऑक्साइड मेंशन है, तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि इसमें इंटरमीडिएट कौन बनने वाला है, फ्री रेडिकल बनने वाला है। अब फ्री रेडिकल जब बनता है तो फिर उसमें क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी हैलाइड प्रिपरेशन की मेथड में पढ़ूंगा और उसमें अगर मुझे कहीं भी हेल्प मी की कंडीशन दे दी गई तो पक्का मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने वाला है। क्लियर। अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की अगर बात करें तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को पहला रिएक्टेंट में मीथेन लूँ और मीथेन में क्लोरीन की रिएक्शन कराऊं और यहाँ पे H न्यू फोटॉन मेंशन कर दूं या UV लाइट मेंशन कर दूं। बस यहाँ पर देख के आपको पहले ही क्लियर हो गया कि यार हेल्प की कंडीशन दी है यानी लाइट दी है, यानी ये 100% तय हो गया कि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगी। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तो होगी, तो वो कैसे होगी और उसमें क्या क्या बनेगा, क्या रिएक्टेंट है, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे कैसे स्टेप आएंगे, उन सबको हम डिटेल देखें। तो पहले तो ये कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस चीज़ पे भी आपको दिमाग लगाना है कि यार जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उस पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता। यानी यहाँ पे क्लोरीन का 1 मोल है दिखने में बैलेंस्ड इक्वेशन में, लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन अनलिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये रिएक्शन कंटिन्यूस सीरीज में होगी और ये तब तक होगी जब तक 2 चीज़ें हों, यानी या तो फोटॉन लाइट हो या फिर क्लोरीन। ये दोनों अगर हैं तो एक एक करके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करती जाएंगी और खुद जुड़ती चली जाएंगी और नया प्रोडक्ट बनाएंगी। इसलिए इसको बहुत ऑर्डिनरी तरीके से जब बच्चे पढ़ते हैं तब तो बिना मैकेनिज्म के बोलते हैं एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मोनोक्लोरोमीथेन मिल गया, फिर जो मोनोक्लोरोमीथेन मिलेगा उसमें फिर रिएक्शन होगी क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, फिर डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा, फिर अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर होगी, फिर बोलोगे यार जो डाइक्लोरोमीथेन है उसमें फिर से रिएक्शन होगी, फिर एक हाइड्रोजन हटा दोगे, अब ट्राइक्लोरोमीथेन मिलेगा, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा तो बोलोगे यार अभी भी हाइड्रोजन है, एक और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा। बोले अब क्या होगा, बोले अब तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन के लिए बचा ही नहीं तो इसलिए रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये कंटिन्यूस रिएक्शन है, तो मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो कंटिन्यूस सीरीज में प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो ये पहला ये तरीका हुआ, लेकिन ये तरीका नॉलेजफुल लोगों के लिए नहीं है। ये तो वो है कि हाँ रिएक्शन को रट्टा मार लिया, कैसे बना, कौन बना, क्यों बना, किसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके नॉलेज में जाए, डेप्थ में जाए, तब आप समझोगे यार नहीं ये रिएक्शन जब हो रही होती है तो इस रिएक्शन में बहुत अमेजिंग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। वो क्या है उनको देखते हैं। तो ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है इसको प्रोसीड होने के 3 स्टेप होते हैं कि रिएक्शन अगर होगी तो पक्का इसमें 3 स्टेप होंगे। वो स्टेप कहलाते हैं चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। The chlorination of alkane take place by 3 steps. It follows the free radical substitution mechanism and 3 steps are chain initiation, chain propagation and chain termination. तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि शब्दों को पहले खेलो। चेन इनिशिएशन यानी एक स्टेप होगा जिसमें मैं उन चीज़ों को बनाऊंगा जिससे मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, CH3 मीथेन मेरा रिएक्टेंट है क्लोरीन इज इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl, यानी ये मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। एक स्टेप
कि रिएक्शन को लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी रिएक्शन लेंगे तो 16 स्टेप्स हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ एक स्टेप को समझ के मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे एज रिकमेंडेड फॉर यू एज इन सिलेबस। तो अगर मुझे ये कंडीशन दी है तो मुझे मालूम है कि CH3 और Cl मिला के CH3Cl मेथिल क्लोराइड मिलेगा, यानी इनिशिएशन में मेरा काम होगा कि मैं CH3 और Cl बनाऊंगा फ्री रेडिकल। फिर प्रोपागेशन आता है, तो प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाना, यानी जो प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे। लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप आता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि अब जितने भी एक्टिव स्पीसीज हैं उनका इंटर और इंट्रा पेयरिंग करा दो, आपस में या किसी दूसरे के साथ पेयरिंग करा के उनका खत्म कर दो, जिससे कि अब रिएक्शन खत्म हो जाए। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द रिएक्शन। फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, तो आप बोलोगे कि रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रही है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है H फोटोन। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों आपको ये आदत डालनी होगी, आपको रिएक्शन को ऐसे नहीं देखना है, करना तो ऐसे है लेफ्ट से राइट, लेकिन देखना एरो के बाद अपोजिट है, एरो से राइट हैंड डायरेक्शन पे देखना। एरो में जो दिया होता है वो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्शन देता है आपको कि भाई ये करना है, वो ऑर्डर दे देता है। फिर एरो के बाद जो जस्ट बगल पे लिखा है रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट ही पूरा प्रोसीड करता है। और फिर उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट है जिससे रिएक्शन होने वाली है वो फॉलोअर होता है, वो ऑर्डर को फॉलो करता है कि हाँ भाई मैं अब ये करूँगा। तो इस रिएक्शन में डायरेक्शन कौन देगा? बोले फोटोन देगा, बोलेगा भाई मैं हेल्प रूल फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो फ्री रेडिकल बनाऊंगा। तो क्लोरीन बोलेगा यस फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल जब बनेगा तो वो फ्री रेडिकल जाएगा मीथेन के पास और मीथेन को ऑर्डर मारेगा कि भाई मैं हूँ फ्री रेडिकल, देन यू शुड आल्सो बिकम अ फ्री रेडिकल। यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके बोलेगा मीथेन को कि भाई मैं तो फ्री रेडिकल हूँ, इसलिए तेरे को भी फ्री रेडिकल बनना ही होगा। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल चैटिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड कंडीशन। आप बातें करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कंपोनेंट तो आपको जवाब देगा नहीं, आप उससे पूछने की कोशिश तो करो उसी के रूप में, तो आंसर आएगा। तो हमेशा तो रिएक्शन को करना है लेफ्ट से राइट, लेकिन रिएक्शन को समझना है एरो के बाद राइट हैंड डायरेक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एरो के ऊपर होता है, देन एरो के बगल में, और जो मेजर रिएक्टेंट है वो तो ऑर्डर फॉलोअर है, वो तो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन H फोटोन, इसमें 2 कंडीशन है। एक बच्चा बोलेगा कि लाइट दी हुई है इसलिए फ्री रेडिकल बनेगा, एक बच्चा बोलेगा कि यार क्लोरीन सेम एटम है इसलिए फ्री रेडिकल बनेगा। क्लोरीन सेम एटम है इसलिए फ्री रेडिकल बनेगा, ये नॉनसेंस है, क्योंकि कभी कभी ये हेट्रोलिसिस भी कर सकता है डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर कोई लिविस एसिड वगैरह एरो के ऊपर दिया हो, अभी फोटोन दिया है तो आप बोलोगे कंडीशन फोटोन हेल्प HELP में से लाइट दिया है, यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिसिस होगा। अब जब होमोलिसिस होगा तो तब आता है होमोलिसिस होने पे इलेक्ट्रॉन शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और Cl डॉट ये फ्री रेडिकल मिलेगा। ये इंटरमीडिएट जब मिल गया तो ये मीथेन के पास जाएगा Cl डॉट, और फिर वही भाषा बोलेगा जो अभी मैं बोल रहा था, क्या बोलेगा भाई आई एम क्लोरीन फ्री रेडिकल, therefore methane you should also change into a free radical। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन फ्री रेडिकल से बोलेगा कि मुझे भी मैं फ्री रेडिकल हूँ तो आप भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाओ। तो Cl इसकी H को ले लेगा और ये बदल जाएगा CH3 डॉट HCl। ये जो स्टेप आपको दिख रहा है ये इनिशिएशन स्टेप है। इनिशिएशन का मतलब कि मुझे CH3Cl अगर बनाना है तो मेरे पास Cl डॉट भी होना चाहिए और CH3 डॉट भी होना चाहिए, और दोनों कंपोनेंट मेरे को मिल गए हैं, तो ये इनिशिएशन स्टेप हो गया। इनिशिएशन स्टेप के बाद प्रोपागेशन स्टेप आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि प्रोपागेशन स्टेप में भी वही चीजें बनेंगी जो इनिशिएशन में बन रही हैं विद अ मेजर प्रोडक्ट। इनिशिएशन जहां पे खत्म हुआ है प्रोपागेशन वहीं पे शुरू हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ऑर्डिनरी सोच लगानी है।
बोले कहाँ पे खत्म हुआ है? बोले CH3 डॉट पे खत्म हुआ है। क्लोरीन खत्म हो गया क्या? बोले नहीं यार, एक मॉलिक्यूल हुआ है, अभी तो थाउजेंड मॉलिक्यूल है, वहां पर एक मॉलिक्यूल ही 1 मोल है। मैकेनिज्म इज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्शन फॉर नंबर ऑफ मोल। तो अब ये CH3 डॉट बोलेगा वही भाषा जो Cl डॉट ने यहाँ बोली थी। Cl यानी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के पास गया CH3 डॉट और बोलेगा फिर वही बात कि भाई मैं हूँ फ्री रेडिकल, देन यू शुड आल्सो चेंज इनटू अ फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये CH3 डॉट है, तो इसका फिर से होमोलिसिस हो जाएगा और होमोलिसिस होने पे ये Cl डॉट में बदलेगा। ये Cl डॉट CH3 डॉट से जुड़ जाएगा और ये CH3Cl और ये Cl डॉट, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ये है प्रोपागेशन स्टेप। अब जो Cl डॉट बचा वो फिर से इस कंडीशन को फॉलो करेगा। फिर Cl डॉट बोलेगा जाएगा अगले मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के पास। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो कंटिन्यूअस होगी। कब तक? जब तक सनलाइट होगी या रिएक्टेंट होगा यानी फोटोन होगा। तो ये Cl डॉट फिर इसको बोलेगा भाई मैं हूँ फ्री रेडिकल, तो इसका फिर से CH3 डॉट में कन्वर्जन हो जाएगा, ये HCl मिल जाएगा। फिर CH3 डॉट, फिर ये स्टेप करेगा, फिर ये होगा, फिर ये स्टेप, फिर वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा टिल द लाइट इज प्रेजेंट और टिल द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ये रिएक्शन होती रहेगी और प्रोडक्ट बनता जाएगा। लेकिन जब कंडीशन जो है डिसएग्री करेगी, सनलाइट नहीं होगी या मुझे रिएक्शन अब खत्म करनी है, तो वो लास्ट स्टेप आता है और लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन में मैं क्या करता हूँ कि यार जो भी मेरे पास एक्टिव स्पीसीजेस हैं उनका इंटर और इंट्रा पेयरिंग करता हूँ। एक्टिव स्पीसीजेस कौन कौन सी है? बोले Cl डॉट है और CH3 डॉट है, तो इनकी इंटर पेयरिंग कर दो। बोले Cl और Cl मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? Cl2 बना देंगे, रिएक्शन रुक जाएगी। CH3 डॉट और Cl डॉट मिलके क्या बनाएंगे? CH3Cl बनाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगी। CH3Cl मेरे पास ऑलरेडी है प्रोडक्ट के फॉर्म पे। लेकिन अगर मान लो ये CH3 डॉट और CH3 डॉट मिल गए तो क्या बनाएंगे? बोले यार ये तो गजब हो गया, इथेन बन जा रहा है। तो हाँ, तो बोले हाँ इथेन भी बनता है, लेकिन फिर भी हमारी रिएक्शन में कहीं इथेन नहीं दिखता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि इथेन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है और जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन पे हमेशा हम मेजर प्रोडक्ट लिखने के बाद बैलेंस करते हैं, माइनर प्रोडक्ट का कोई वहां पर रोल नहीं होता। इसलिए माइनर प्रोडक्ट को पता करने के लिए हमारे को इनविजिबल नॉलेज होना चाहिए और ये इनविजिबल नॉलेज ही मैकेनिज्म कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म उसी बच्चे को बन सकती है जो कंपाउंड से बातें करता हो, यानी कंपाउंड को कंपाउंड की लैंग्वेज में बात करके उसके बारे में पूछे कि हाँ ये हो रहा है और फिर वही बच्चा उत्तर भी दे, आंसर भी दे। तो उसको क्या होता है कि कंसेप्ट्स जो होते हैं सिंक्रोनाइज्ड होते चले जाते हैं और उसको क्लू मिल जाता है कि हाँ ये रास्ता है और यहाँ से जाना है। लेकिन अगर मौन बन के रिएक्शन को रट्टा मारोगे तो हाउ कुड पॉसिबल, आप कितनी रिएक्शन रट सकते हो? 11th का लेवल अलग है, 12th का लेवल अलग है, जेई नीट का पूछने का तरीका अलग है, वहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे तो ही आंसर आएगा ना। आपको ये थोड़ी आएगा कि मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करा के चारों प्रोडक्ट लिख डालो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ो कि हमको ये मैकेनिज्म मालूम हो गई। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बच्चे को अगर बनता है तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। These steps indicate about the formation of free radical in presence of light. You should always remember that if in any reaction the condition of HELP, H-E-L-P, help, where H for heat, L for light, E for electricity and P for peroxide are given on the arrow, then the reaction always follows the free radical substitution mechanism, or it always forms the free radical as the intermediate, and when the free radical is formed as the intermediate, then the two concept arises in the mind. First one, if in any question major product is asked, then it should always follows the stability order. अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। और if in the question given that
which one is form first, which one is form last, which one form earlier than other, then you should follow the reactivity order of the free radical. And the stability order of the free radical is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, and then methyl group. अगर स्टेबिलिटी बनता है तो रिएक्टिविटी भी आपको बनेगा ही बनेगा। कार्बोकैटायन के जो ऑर्डर होते हैं वही फ्री रेडिकल के ऑर्डर होते हैं। एप्लीकेशन अलग होता है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का, फॉर्मेशन अलग होता है, प्रोसीजर अलग होता है। क्लियर? अगर बच्चा तुम ये क्लियर हो गया कि मुझे अगर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बनता है तो सेकंड मेथड इज ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन। जब आप बुक्स देखोगे तो ब्रोमिनेशन को कहीं नहीं समझाया, बिकॉज ब्रोमिनेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल एज क्लोरीनेशन। जहां जहां पर मैंने Cl2 लिखा है वहां पे आप Br2 लिख दो, HCl की जगह HBr लिख दो, CH3Cl की जगह CH3Br लिख दो। तो यार कॉपी पेस्ट है, इसलिए आप इसमें समय और पेपर्स बर्बाद नहीं करेंगे। आप दिमाग में रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसर्न अबाउट द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर आपसे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बनता है एंड यू आर परफेक्ट, देन ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन और ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल एज क्लोरीनेशन। क्लियर? तो क्लोरीनेशन के ठीक समान है ब्रोमिनेशन। तो मुझे अगर क्लोरीनेशन बनता है तो मैं ब्रोमिनेशन पे परफेक्ट हो जाता हूँ। इसी में बच्चे एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन लिखा है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, अब बोल दिया जाए, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, और यही कंडीशन HNU है, और बच्चे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पहला काम। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आंसर बताना है आपको। तो पहले तो आप ये देखोगे कि यार मेरे से पूछ रहे हैं मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो स्टेबल होगा। जो स्टेबल होता है वही फाइनली जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई बोल दे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी हो रही है, जल्दी कौन सी हो रही है, तब वहां पर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करोगे। यहाँ पर आप देखो कंडीशन क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, यानी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस आइलेंस लिखने का बहुत रोल नहीं है, फिर भी आप 12th में हो तो लिखोगे, कॉम्पिटिशन्स में तो समझदार है कि ये 2 कंडीशन होगी, एक CH3 CH2 CH2 Cl, यानी नॉर्मल प्रोपेन क्लोराइड या 1 क्लोरो प्रोपेन बनाएगा एक बच्चा। एक और स्टूडेंट होगा और इसी की दूसरी कंडीशन CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl मिलाएगा। अब ऐसा कर देगा तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आपसे मैं बोलूं कि अगर ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आप इन दोनों में आइडेंटिफाई करो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट बताते समय हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर रखा होगा, बोलोगे यार ये वाला जो है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है, ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है। सिंस 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री फ्री रेडिकल, देयरफॉर आइसोप्रोपिल क्लोराइड इज कंसीडर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो आप बोलोगे ये वाली रिएक्शन फास्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लगेगा और रिएक्टिविटी ऑर्डर में 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे अगर क्लोरीनेशन बनता है तो ब्रोमिनेशन कॉपी पेस्ट है, ब्रोमिनेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल एज क्लोरीनेशन। क्लियर? अगली रिएक्शन आती है वो होती है आयोडीनेशन, कि भाई अब मुझे क्लोरीन का मालूम हो गया, ब्रोमीन का मालूम हो गया, अब आयोडीन में क्या है। तो आयोडीनेशन में थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज जो है वो पूछा जाता है। इवन IIT नीट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं आयोडीनेशन के। क्यों? NCERT में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो बच्चे को बनना चाहिए। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन में ऐसा क्या है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। लेट मान लो RH एल्केन, कोई भी एल्केन ले लो, इथेन मीथेन प्रोपेन, RH इंडिकेशन एल्केन है, वो आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने के बाद ये RI और HI बनाएगा, यानी जैसे मैथिल अगर मीथेन है तो मैथिल आयोडाइड प्लस HI बनाएगा। तो इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला प्रॉब्लम,
दूसरा सलूशन। प्रॉब्लम क्या है ये थ्योरी में मालूम होना चाहिए और उसका सलूशन क्या है वो भी थ्योरी में मालूम होना चाहिए। यहाँ पर रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रॉब्लम इज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज ऑलवेज रिवर्सिबल इन नेचर। ये प्रॉब्लम क्यों, ये आपको बनना चाहिए। क्यों होगा ऐसा, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो आप अगर ये कहो कि ये RF है, ये RCl है, ये RBr है, सॉरी HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। यहाँ पर आप जानते हो कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, सबसे छोटा फ्लोरीन होता है। जब आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन HI लार्जेस्ट होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है। जो सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है वो जल्दी ब्रेक होगी, यानी ये जल्दी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। कौन? HI। जो केमिकल स्पीसीज जितना जल्दी हाइड्रोजन एटम को रिलीज करती है वो उतनी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट मानी जाती है। क्या कि रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी एक्टिव कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नेचर दैट हाउ अर्लियर इट रिलीज द हाइड्रोजन एटम। किसी भी एक्टिव स्पीसीज की जो रिड्यूसिंग नेचर होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना जल्दी एक्टिव हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। सिंस इन ऑल द हाइड्रोजन हैलाइड्स HI is act as strongest reducing agent because the size of iodine is largest, hence it always have the longest wavelength, therefore it always show higher tendency to release the hydrogen atom as compared to other. Therefore in all the halogen acids the HI act as a strongest reducing agent। ये आपके ब्रेन में बैठा लो कि HI is act as a strongest reducing agent, therefore in the reaction HI which act as the strongest reducing agent will again react with Ri and it reduces the Ri into RH। तो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्यों बोलोगे? क्योंकि रिएक्शन में एक HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डेवलप होता है और ये HI फिर से बने हुए प्रोडक्ट RI के साथ रिएक्शन करके उसको रिएक्शन को रिवर्सिबल करके फिर से RH में कन्वर्ट कर देता है। तो बोले यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब इस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन भी है। बोले सलूशन क्या है? बोले सलूशन बहुत सरल है। बोले HI को अलग कर दो। तो अब HI को कैसे अलग कर दें? ऐसा तो है नहीं कंटेनर में हाथ डाल के HI को अलग कर दिया। HI को अलग कर देने का अर्थ ये है कि HI को कहीं और बिजी कर देना, किसी और के साथ बिजी कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अपनी रिएक्शन का नेचर नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन करना है अगर मुझे और ये रिवर्सिबिलिटी खत्म करनी है तो यहाँ पर कई बार कॉम्पिटिशन में आया कि ये क्या मिला दिया जाता है। तो इस रिएक्शन में HiO3 आयोडिक एसिड को मिला दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन आयोडिक एसिड इज यूज्ड टू ब्रेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बिकॉज द यूज्ड HI, जो भी HiO3 आप यूज करोगे, यूज्ड HiO3 आयोडिक एसिड रिएक्ट विद HI, यानी HI को बिजी कर देगा दूसरी रिएक्शन में और उसको रिएक्शन करने के बाद फिर से कन्वर्ट कर देगा काहे में? आयोडीन में। तो भाई ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई क्योंकि HI कहीं और बिजी हो गया और HI का इफेक्ट खत्म हो गया, इसलिए अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं बची जो थी। यानी बच्चे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जब होता है तो एल्केन के आयोडीनेशन में मेजर प्रॉब्लम इज रिवर्सिबिलिटी बिकॉज द HI reducing agent present in the reaction reduces the product RH into alkane. To avoid this problem, we should use the iodic acid in the reaction because iodic acid react with the HI to form iodine and water. तो इस तरह से रिवर्सिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। क्लियर? इसको आप थोड़ा सा डिटेल में कई बार सुनोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सरल है।
सिमिलरली अब मैं बोलूँ कि यार फ्लोरीनेशन की बात करें, फ्लोरीनेशन क्या है? तो बोले यार अब फ्लोरीन की रिएक्शन कराऊंगा तो फ्लोरीनेशन होगा। तो फ्लोरीनेशन में भी बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? बोले यार फ्लोरीनेशन में सबसे बड़ा कंसेप्ट डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन नॉट टेक प्लेस। एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें भी प्रॉब्लम है और सोल्यूशन है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आप देखो होता क्या है कि किसी भी एल्केन को RH एल्केन को जब मैं फ्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है? आप बोलोगे इन डिफरेंट हैलोजन फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एज वेल एज फ्लोरीन एटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव और एटम के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जब फ्लोरीन एल्केन के कांटेक्ट में आता है तो फ्लोरीन इतनी ज्यादा अफिनिटी शो करता है हाइड्रोजन एटम के साथ कि उस जितने भी हाइड्रोजन एटम एल्केन में होते हैं उनको वो सब कंप्लीट रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की हो जाती है। क्या कि when fluorine react with alkane, then due to its higher reactivity and highest electronegativity of the atoms, it show strong affinity with all the hydrogen atoms present in the alkane to form a product by highly exothermic reaction। यानी अगर मैं कहूँ कि मीथेन में मैं फ्लोरीन की रिएक्शन कराना चाहता हूँ तो यह 4 हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये चारों हाइड्रोजन के साथ अफिनिटी शो करेगा, कार्बन के साथ नहीं। तो ये कार्बन और ये HF मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। जब HF बना तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा तो खूब सारी हीट डेवलप होगी। जब खूब सारी हीट डेवलप होगी तो इतनी हीट से इस कार्बन का कंबसन हो जाएगा। जब कार्बन का कंबसन हो जाएगा तो अल्टीमेटली कार्बन में फायर आएगी या उसमें धुआं निकलेगा, या ग्लास ट्यूब क्रैक हो सकती है, ब्रेक हो सकती है और सीरियस एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है। क्लियर? तो इसमें ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हेन एनी एल्केन रिएक्ट विद फ्लोरीन then the direct fluorination of alkane causes serious painful accidents because the fluorine atom is fluorine molecule is highly reactive and the fluorine atoms are the most electronegative, and when these react with any alkane then these so strong affinity with the hydrogen atoms of the alkane to form HF by exothermic reaction and the produced amount of heat during the reaction, so combustion of rest of carbon to show highly serious reaction। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बोले इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? बोले यार सलूशन ये है कि जो काम मैं डायरेक्ट करा रहा था उसको अब मैं इनडायरेक्ट करा दूँ। बोले यार इनडायरेक्ट कैसे? बोले ऐसे कि यहाँ पर मीथेन भी बहुत एक्टिव है और फ्लोरीन भी बहुत एक्टिव है, तो इनको पहले क्या करते हैं, किसी और प्रोडक्ट में बदल देते हैं। जब और किसी प्रोडक्ट में बदल देंगे तो इनकी एफिनिटी थोड़ा कम हो जाएगी और फिर रिएक्शन होना सरल हो जाएगा। तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन कराऊंगा। बोलूँगा कि यार मीथेन बहुत नाटक कर रहा है, तो पहले इसको मैं मीथेन को ही बदल देता हूँ मेथिल क्लोराइड में, और मर्क्यूरस यहाँ पे मैं Hg मर्करी की रिएक्शन फ्लोरीन से करा लेता हूँ और इन दोनों की रिएक्शन से Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड मुझे मिल जाएगा। अब ये ना तो फ्लोरीन है, ये ना तो मीथेन है, इन दोनों की रिएक्शन करा दूँ अगर मैं CH3Cl Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, तो इनकी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हैलाइड एक्सचेंज होगा। हैलाइड एक्सचेंज एक मैकेनिज्म है जो अपन के पूरे सिलेबस में दो ऐसी रिएक्शन है जो हैलाइड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एक तो ये दिख रही है आपको कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में, और एक आगे आएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप ये ध्यान दो कि इस रिएक्शन होने के बाद स्वाभाविक है CH3F मिलेगा मुझे और साथ में Hg2Cl2 मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम थी, वो इनडायरेक्ट किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो आपको ये ध्यान देना है कि हाँ इस रिएक्शन में ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं होता है, इसलिए उसका इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात वो ये कि ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड होती है, तो SWART SWART रिएक्शन। The indirect fluorination of alkane is always known as SWART reaction। SWART रिएक्शन आपको ये क्लियर हो गया। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि हाँ ये क्लोरीनेशन और हेलोजिनेशन की पूरे स्टेप में ये होता है। तो ओवरऑल ये आपको पढ़ाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी मेथड्स होंगी और इलस्ट्रेशन होगा, तो आप कोशिश करिए इन पे बहुत ध्यान दीजिए। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लाइकिंग वीडियो, शेयर करिए, कंसंट्रेट करिए। आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।